दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में एक और सेशन के साथ। तो इस सेशन में हम आपके साथ लेकर के आए हैं घटनासार, जो कि है एस पब्लिकेशंस की और समसामयिक घटनासार के नाम से है। ये करंट अफेयर्स 2023 और इसमें जो है ये जो है कई परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की पीसीएस की जो परीक्षा है उसके लिए, और साथ ही साथ इसमें उन्होंने दिया है जो संघ लोक आयोग की जो आईएएस की परीक्षा है उसके लिए भी। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के साथ आइए देखते हैं इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं और जो आ सकते हैं उसको हम एक बार देखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे जो हमारे हिसाब से परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में वर्तमान में कितने बाघ हैं। 2022 की जो जनगणना हुई है, अभी हाल ही में बांदीपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तो जब उन्होंने यात्रा की थी, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के 50 वर्ष पूरे हुए थे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे उन्होंने इस जनगणना की घोषणा की थी। तो टोटल जो करंट जनगणना है वो है 3167 बाघ, 3167 बाघ हैं। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें देख लेते हैं। ये जो है इन्होंने डेट दे रखी है, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर मैसूर में आयोजित कार्यक्रम में बाघों की संख्या का नया आंकड़ा इन्होंने जारी किया है। ठीक है, पहले 2018 में जो आंकड़ा यहाँ आया था लेटेस्ट, उसमें संख्या थी 2963, अब प्लस 200 हो गई है, 200 ऐड कर लीजिए तो हो गई है 3167। ये है लेटेस्ट बाघों की संख्या का आंकड़ा। और भारत में दुनिया की 75% बाघ की आबादी भारत में निवास करती है। 75% बाघ की आबादी भारत में है इस समय। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हुई है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA की शुरुआत की है। ये क्या है? ये एक संगठन है जिसमें वे देश शामिल हैं जहाँ पे बिग कैट्स प्रजाति के जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। यह संगठन जो है इसका इन सब का संरक्षण करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पे अमृतकाल टाइगर विजन नाम की पुस्तिका का विमोचन किया है। इसमें अगले 25 वर्ष में बाघ संरक्षण के लक्ष्य रखे गए हैं। वर्ष पूछ सकता है कि कितने वर्ष में के लक्ष्य रखे गए हैं, तो 25 वर्ष के लक्ष्य इसमें रखे गए हैं। हाँ, एक और आंकड़ा है जो कि इस प्रकार से है, वो है कि भारत एकमात्र देश है जहां एशियाई शेर मिलते हैं। उनकी संख्या 2015 में 525 थी, अब 2020 में बढ़ के कितने होगी 675। तो इस समय जो शेर हैं, जो एशियाई शेर हैं, वो भारत में कितने हैं 675 शेर हैं। कितने हैं 675 शेर हैं, ये ध्यान रखना है आपको। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी, यानी 1973 शुरू हुआ था, तो उस समय सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे। कितने थे? 9 टाइगर रिजर्व। परंतु आज इसमें संख्या बढ़ के कितनी हो गई है 54 टाइगर रिजर्व हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है, 526 बाघ हैं। उसके बाद बाघ कर्नाटक में है, कितने? 524। और उसके बाद आता है उत्तराखंड का नंबर, 442 बाघ हैं। इन तीनों राज्यों को मिला करके टोटल जितने बाघ हैं भारत में, उसका 50% हिस्सा कहाँ है? मात्र इन्हीं 3 राज्यों से ही आता है। एक और नई चीज़, बाघों की पहचान जब जनगणना होती है तो कैसे जनगणना की जाती है? बाघों की विशिष्ट पहचान उनके कोट पैटर्न यानी धारियों से होती है। हर बाघ में अलग पैटर्न की धारियाँ होती हैं, इससे उस बाघ को पहचाना जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बाघों की संख्या भी दी गई है। तो शिवालिक पर्वतमाला और गंगा के मैदान में, शिवालिक पर्वतमाला यानी गंगा के मैदान, और गंगा के मैदान में कितने हैं? 804 बाघ हैं। उसके बाद मध्य भारत, जिसमें कि मध्य प्रदेश का रीजन आता है, और ध्यान दें शिवालिक पर्वत रीजन में ही कार्बेट पार्क और उत्तराखंड का जो मैक्सिमम पार्ट है वो आता है। और गंगा के मैदान में आपका पीलीभीत से लेकर के पूरा ये आपका दुधवा टाइगर रिजर्व और पूरा ये तराई का एरिया आता है। आइए देखते हैं। तो इसमें अगला है मध्य जो है मध्य भारत में कौन कौन से? मध्य प्रदेश का रीजन आता है। ऊंचे व पूर्वी घाट में कितने हैं? 1161 बाघ हैं। पश्चिमी घाट में कितने हैं? 824 बाघ हैं। सुंदरबन में 100 बाघ हैं। उत्तर पूर्व पर्वतमाला और ब्रह्मपुत्र के मैदान में
94 बाघ हैं। अगला एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यह है कि एक यूपीपीसीएस में आ सकता है कि बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती के सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा है? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों की ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत मानी गई है। यानी सुहेलवा ये टाइगर रिजर्व नहीं, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, यहाँ भी बाघ हैं और आने वाले भविष्य में कुछ दिनों में हो सकता है ये टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाए। तो आगे देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि आप ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को ही मैसूर में IBCA का शुभारंभ किया। जुलाई 2019 में PM मोदी ने पूरी दुनिया से आग्रह किया था कि एशिया में अवैध शिकार व अन्य जीवों से जुड़े अवैध कारोबार रोकने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाए। इसके तहत ही IBCA बना है। ठीक है, IBCA बना है। IBCA जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें बाघ, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण होगा। कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7 प्राणी, 7 जानवर होंगे। और इन 7 जानवरों में 5 भारत में मिलते हैं। कितने? पहले 5 बिग कैट्स जो है वो भारत में मिलते हैं। कौन? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता, ये भारत में मिलते हैं। परंतु जगुआर और पूमा ये भारत में नहीं मिलता। ये कहाँ मिलते हैं? जगुआर व प्यूमा दक्षिणी व उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं। ठीक है, तो IBCA में वैज्ञानिक तौर तरीके से इनका संरक्षण होगा तथा सभी संबंधित देशों को तकनीकी मदद दी जाएगी। इसमें टोटल कितने देश हैं? 97 देश हैं, ये ध्यान रखिएगा। IBCA में कितने देश हैं? टोटल 97 देश हैं। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA, इसमें कुल कितने देश हैं? 97 देशों का यह संगठन है। अगला क्वेश्चन है, नाटो में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसका आंसर पहले कुछ दिन पहले हुआ करता था 30, परंतु अब नहीं। अब नाटो में 31 सदस्य देश हैं और सबसे नवीनतम देश जो जुड़ा हुआ है वह है फिनलैंड। फिनलैंड बना नाटो का 31वां देश। फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा संगठन, यानी इसका पूरा नाम क्या है? नॉर्थ यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यह 31वां जो है वह सदस्य बन गया है। 4 अप्रैल को ही क्यों घोषणा हुई? क्योंकि 4 अप्रैल 2023 को नाटो ने अपने 74वीं वर्षगांठ मनाई। 1949 को ही इस संगठन की स्थापना के लिए वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। फिनलैंड को मान्यता देने वाला सबसे लास्ट जो देश है, अंतिम देश है, तुर्की है। और तुर्की ने ही स्वीडनलैंड को अभी तक नाटो का सदस्य नहीं होने दिया है वीटो पावर से। आइए नाटो के सभी देश एक बार देख लेते हैं, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीस, तुर्की, जर्मनी, स्पेन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया और फिनलैंड। ध्यान रहे जो हमारा एशिया है, एशिया का मात्र एक ही देश है नाटो में, तुर्की। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन सा है? फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है वो आपको पता चलेगा फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर सूची 2023 में। तो सूची इन्होंने अभी जारी की है लेटेस्ट में, तो 4 अप्रैल 2023 को यह सूची जारी की गई है। इसमें भारत के मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन से हैं? अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन से हैं? भारत के मुकेश अंबानी। भारत बाकी चीनियों को पीछे छोड़ करके यह सबसे अमीर व्यक्ति हैं और फोर्ब्स पत्रिका में इनका 9वां स्थान है। फोर्ब्स पत्रिका में कौन सा स्थान है इनका? फोर्ब्स पत्रिका में इनका जो है 9। इस पत्रिका के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति हैं फ्रांस के बर्नाल्ड अर्नाल्ट। इनकी कंपनी का नाम है लुई विटान। क्या नाम है? लुई विटान। ये फ्रांस के हैं और सबसे अमीर हैं दुनिया के। नंबर दूसरे हैं एलन मस्क। तीसरे नंबर पे हैं जेफ
बेजोस, और चौथे नंबर पे है लैरी एलिसन, और पाँचवें नंबर पे आ गए हैं वॉरेन बफेट। इस पत्रिका के अनुसार सबसे ज़्यादा अरबपति अमेरिका के हैं इस पत्रिका में। उसके बाद नंबर 2 पे चीन के हैं और नंबर 3 पे भारत में। सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ पे हैं विश्व में? नंबर 3 पे भारत में हैं। और सबसे ज़्यादा अरबपति अमेरिका में है, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अरबपति चाइना में है, तीसरे नंबर पे भारत में है। भारत में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं भारत में। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार भारत के सबसे अमीर हैं मुकेश अंबानी, जो कि एशिया के भी सबसे अमीर हैं। उसके बाद गौतम अडानी, इनका 24वां नंबर है इस पत्रिका में। उसके बाद शिव नडार, फिर साइप्रस पूनावाला, लक्ष्मी मित्तल, सावित्री जिंदल, दिलीप सिंघवी, राधा कृष्ण दमानी, कुमार मंगलम बिरला और उदय कोटा का नंबर आता है। और दुनिया में सबसे अमीरों की जो लिस्ट है, छठे नंबर बिल गेट्स पहुंच गए हैं। कहाँ पहुँचे हैं? बिल गेट्स जो है छठे नंबर पे हैं, और 9वें नंबर पे हैं हमारे यहाँ के मुकेश अंबानी, और 10वें नंबर पे स्टीव वालमर। इन सब के नाम आप सुनते आए होंगे, आगे पीछे इनका होता रहता है। अगला क्वेश्चन, देश में पहली नाइट सफारी की स्थापना की जाएगी। देश में पहली नाइट सफारी जय बेता पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। इसकी घोषणा कब की गई? 16 अगस्त 2022 को कैबिनेट की बैठक में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा की है। लखनऊ में यह की जाएगी, जिसमें कि 350 एकड़ में नाइट सफारी होगी। कितनी? 350 एकड़ में नाइट सफारी होगी, और 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा, यानी चिड़ियाघर बनाया जाएगा, प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। ठीक है। और ये जो नाइट सफारी है ये किसके तर्ज पे ली जा रही है? ये सिंगापुर की तर्ज पे ली जा रही है, बनाई जा रही है। सिंगापुर में ही विश्व की सबसे पहली नाइट सफारी है। कहाँ पर? विश्व की सबसे पहली नाइट सफारी है सिंगापुर में। इसकी तर्ज पे 350 एकड़ में नाइट सफारी बनाई जाएगी। कहाँ पर? लखनऊ में। अब आइए देख लेते हैं कुछ चर्चित स्थलों के बारे में, जो कि काफ़ी चर्चित है और इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पहला है जबलपुर। जबलपुर में क्या है? देश का पहला जियो पार्क स्थापित करने की घोषणा किसने की है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने इसकी घोषणा की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे इस गांव का नाम है लम्हेरा गांव। लम्हेरा गांव जबलपुर के पास है, लम्हेरा गांव, जहां पे देश का पहला जियो पार्क स्थापित होगा। क्या होगा? जियो पार्क स्थापित होगा। कौन करेगा? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। कौन करेगा? भारतीय भूवैज्ञानिक। अगला जो स्थल है वो इस प्रकार से है, वो है मध्य प्रदेश का ही इंदौर। इंदौर में क्या हुआ था? बेलेश्वर मंदिर में 30 मार्च 2023 को एक बावड़ी यानी कुआं टाइप का है, उसमें 36 श्रद्धालुओं की जान चली गई। छत ढहने से एक हादसा हो गया जिसमें 36 लोगों की जान चली गई। अभी हाल ही में एक नए महाद्वीप की खोज हुई है, जो कि भूवैज्ञानिकों ने खोज की है। उस महाद्वीप का जो नाम है वो है जीलैंडिया। क्या नाम है? जीलैंडिया। ये कहाँ पर है? ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में एक डूबा हुआ है, अधिकांशतः यह डूबा हुआ है दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। नाम है जीलैंडिया। ये नाम याद रखिएगा, जीलैंडिया। क्वेश्चन आ जाए कि नए महाद्वीप की खोज अभी हाल ही में की है वैज्ञानिकों ने, तो किस महासागर में? प्रशांत महासागर में अधिकांशतः डूबा हुआ है यह, और इसका नाम क्या है? जीलैंडिया। याद रहेगा, जीलैंडिया। अभी हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है, वो है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। तो विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर 8,810 मीटर की ऊंचाई पे। 8,848 मीटर तो इसकी ऊंचाई है टोटल। और इसके जो है बेस कैंप पर, अंतिम जो बेस कैंप है वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। नाम क्या है? नाम है नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी द्वारा 2023 में विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन माउंट एवरेस्ट पर जो है इन्होंने बनाया है। ठीक है। अगला जो आपका ये है, अगला जो प्लेस है वो इस प्रकार से है, वो है पुणे। पुणे क्यों है? यहाँ पे थीम पार्क की स्थापना की जा रही है। नाम है शिव सृष्टि, जो कि शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। और किसने जो है स्थापित किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी नींव डाली है, लोकार्पण किया है। ठीक है। इसका जो कुल लागत है 483 करोड़ रुपया इसकी कुल लागत है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से है, वो है वायनाड।
नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP के तहत केरल के वायनाड को देश में पहला स्थान मिला है। हाल ही में 2022 अक्टूबर के महीने में समग्र प्रदर्शन के मामले में नीति आयोग ने यह रैंकिंग जारी की है। इसके पैरामीटर्स क्या हैं? जिले ने स्वास्थ्य और पोषण के साथ साथ वित्तीय समावेशन और कौशल विकास क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। यह जो है किसी तरफ से घोषणा की गई है? नीति आयोग की तरफ से। पूरे देश में पहला स्थान किसको मिला है? वायनाड को मिला है। किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य और पोषण के साथ साथ वित्तीय समावेशन और कौशल विकास क्षेत्रों में इस जिले का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। नेक्स्ट, अगला जो स्थान है उसका नाम है मोढेरा। अगला जो स्थान है उसका नाम क्या है? मोढेरा। मोढेरा में क्या हुआ है? मोढेरा में 24 घंटे चलने वाला देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। मोढेरा को 24 घंटे चलेगा, दिन में भी और रात में भी। देश का पहला किससे चलेगा? सौर ऊर्जा से चलेगा। गुजरात के महसाणा जिले का मोढेरा गांव भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। इस गांव में ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट लगाया गया है। इसमें 1000 सोलर पैनल लगाए गए हैं। ज्ञातव्य हो, मोढेरा अपने सूर्य मंदिर संरक्षित प्राचीन स्थल के लिए प्रसिद्ध है, जो कि पुष्पावती नदी के किनारे है। दिसंबर 2022 में मोढेरा के सूर्य मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर के सांस्कृतिक स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। अस्थायी सूची में स्थान मिला था। अगला जो फेमस स्थान है वो है दासापुर गाँव। कौन है? दासापुर गाँव। दासापुर गाँव क्यों प्रसिद्ध है भाई? दासापुर गांव जो है भारत का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है। यानी पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है और मत्स्य पालन पर निर्भर है, और कोई यहाँ पे कोई उद्योग और कोई धंधा नहीं है। पूरी तरह कृषि है और मत्स्य पालन पर निर्भर है। 64 परिवार यहाँ रहते हैं। प्रकृति आधारित जीवन शैली और आजीविका का पालन करने वाले सभी निवासियों के साथ गांव को बदला गया है। और दासापारा ये गांव है त्रिपुरा के चारलिम निर्वाचन क्षेत्र के उत्तरी बीजापुर के दासापुर गांव नाम है। भारत का पहला बायो विलेज घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला बायो विलेज त्रिपुरा का दासापुर। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाराणसी स्थल है, स्थल का नाम है बनारस, वाराणसी। ठीक है, ये क्यों प्रसिद्ध हुआ? 15 जुलाई 2022 को संघाई सहयोग संगठन SCO द्वारा भारत के वाराणसी शहर को वर्ष 2022-23 के लिए SCO की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। वेरी गुड। वाराणसी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी संघाई सहयोग संगठन द्वारा भारत के वाराणसी शहर को SCO यानी संघाई शिखर सम्मेलन की संगठन की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। अगला प्लेस है कोझिकोड। ये किस लिए प्रसिद्ध है? यह है भारत की अपनी पहली महिला शाखा, केरल के कोझिकोड में HDFC बैंक ने 18 अगस्त 2022 को अपनी पहली महिला शाखा का संचालन प्रारंभ किया। कहाँ? कोझिकोड में। किसने? HDFC बैंक ने। कब किया? 18 अगस्त 2022 को। क्या किया? पहली महिला शाखा संचालित, महिलाओं द्वारा संचालित शाखा का संचालन किसने? HDFC बैंक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार 2022 के लिए किसको दिया गया है? ये बात है, 2022 के लिए यह पुरस्कार किसको दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसको दिया गया है? अंचता शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन से खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने अकेले 3 गोल्ड मेडल जीते थे। कितने? अकेले 3 गोल्ड मेडल जीते थे राष्ट्रमंडल खेलों में। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का चौथा स्थान रहा। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम। तो खेल रत्न पुरस्कार जो है वो इनको मिला है, देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। और 2022 खेल रत्न पुरस्कार 2022 इनको मिला है। और प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार पूर्व में मानिका बत्रा को यह मिल चुका है, 2022 में मिल चुका है। और 2020 में मिल चुका है। और 2022 में अचंता शरद कमल को मिला है।
ये नाम आपको ध्यान रखना है। खिलाड़ी कौन से हैं? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और कब मिला है? 2022 का मिला है। ठीक है, क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार है। आइए टेबल टेनिस से छोड़ के आगे बढ़ते हैं, लॉन टेनिस की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023, इसी साल की बात है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस कब हुआ? ये हुआ 16 से 29 जनवरी के बीच। जनवरी में पहला ग्रैंड स्लैम है, साल का पहला ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसका परिणाम इस तरह से रहा। पुरुष एकल जीता नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। और नोवाक जोकोविच का 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस खिताब के साथ साथ उन्होंने राफेल नडाल के सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने की रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यानी राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने भी 22 एकल खिताब जीते हैं, 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, इन्होंने यह बराबरी कर ली है। और सबसे ज़्यादा इनके खिताब कौन से रहे हैं? ठीक है, सबसे ज़्यादा इनके कौन से रहे हैं? 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन रहे हैं, और साथ ही साथ 2 फ्रेंच ओपन रहे हैं। अक्सर फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ही जीतते हैं। तो 10 दोबारा हो गए, 7 विंबलडन हो गए, 12-7 19 हो गए, और 3 अमेरिकन ओपन। तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन ही इन्होंने जीता है। किसने? नोवाक जोकोविच ने। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला में किसने जीता है? कजाकिस्तान की पिछले वर्ष की विंबलडन चैंपियन एलेना रायबाकिना को फाइनल में बेलारूस की सबालेंका, बेलारूस की क्या है? सबालेंका है। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस की विजेता महिला में है बेलारूस की सबालेंका। 24 वर्षीय सबालेंका का ग्रैंड स्लैम टेनिस में अब पहला खिताब है। कहाँ की रहने वाली हैं? बेलारूस के रहने वाली हैं। ठीक है, रूस के बगल में ही है बेलारूस। क्या नाम है? सबालेंका। और एक ख़ास बात, विंबलडन जो हुआ था 2022 का, उसमें बेलारूस और रूस को प्रतिबंधित कर दिया था यूक्रेन वार की वजह से। तो आइए, विंबलडन जो है, विंबलडन चैंपियनशिप इसीलिए ये कजाकिस्तान की हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो रसिया में हुआ था। तो रसिया की तरफ से अगर खेलती तो विंबलडन में ये जीत ना पाती, विंबलडन चैंपियनशिप ये जीत ना पाती। इन्होंने खेला अपने जो है कजाकिस्तान के लिए, मूल देश कजाकिस्तान के लिए। विंबलडन चैंपियनशिप नाम था एलेना रायबाकिना, जो कि फाइनल में हार गई। किससे? बेलारूस की सबालेंका से हार गई। सबालेंका बेलारूस की हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का खिताब जीता है। ठीक है, ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। और इस वीडियो में, ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं पे, और ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपको।